नमस्कार, मैं हूं मोनिका सिंह और आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर खड़ी है? क्या खाड़ी के सुलगते रेगिस्तान और उफनते समंदर से अब वो चिंगारी उठने वाली है जो पूरी दुनिया को जलाकर खाक कर देगी? आज हम बात कर रहे हैं उस बारूद की जिस पर इस वक्त पूरी दुनिया बैठी है। मिडिल ईस्ट में हालात अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके हैं। एक तरफ यूक्रेन युद्ध की आग में तप रहे व्लादिमीर पुतिन हैं, जिन्होंने ईरान की जमीन पर अपना खास विमान उतारकर अमेरिका को खुला चैलेंज दे दिया। मॉस्को और तेहरान का यह गठजोड़ बता रहा है कि पुतिन अब आर पार के मूड में है। वहीं सुपर पावर अमेरिका भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठा है। उसने फ्रांस और ब्रिटेन के साथ मिलकर दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते हॉर्मुज स्ट्रेट पर अपने विनाशकारी युद्धपोत तैनात कर दिए हैं। एक छोटी सी गलती और हॉर्मुज का समंदर आग का दरिया बन जाएगा। बात सिर्फ रूस और अमेरिका की नहीं है, सऊदी अरब और यमन के बीच भी फिर से मौत का खेल शुरू हो चुका है। पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त एक टाइम बॉम्ब बन चुका है। जानकारों का मानना है कि डोनाल्ड ट्रंप के अड़ियल रुख ने सुलगती आग में घी डालने का काम किया है और दुनिया पहले और दूसरे विश्व युद्ध की तरह दो धड़ों में बंटती हुई नजर आ रही। क्या ये महायुद्ध का काउंटडाउन है? क्या पुतिन का गुस्सा और पश्चिमी देशों की जिद दुनिया को वर्ल्ड वॉर 3 में धकेल देगी? इन्हीं सुलगते सवालों और मिडिल ईस्ट की हवा में घुली बारूदी गंध को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहा है खास विशेषज्ञों का पैनल, जिनका एक एक करके तारुफ कराएंगे और विस्तृत तरीके से ये समझेंगे कि आखिर स्थिति क्या बन रही है। मेरे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, डॉक्टर जीके गुप्ता, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले देवनाथ जी का रुख कर लेते। देवनाथ जी, अब क्या समझे, रशिया जो है वो खुलकर सामने आ गया है और साफ तौर पर अब खुले मंच पर ईरान का समर्थन कर रहा है। मोनिका जी, रशिया तो हमेशा से ही ईरान के साथ था और अब उसने जब अपने डूम्सडे विमान TU-214 को भेजा है ईरान में, तो इसका यह मतलब निकाल सकते हैं कि अमेरिका के खिलाफ रूस अब ईरान को और ज्यादा मदद करने के लिए आगे आ रहा है। ये जो हवाई जहाज इन्होंने डिप्लॉय किया है, ये तो रूस का नंबर 1 फ्लोटिंग एयरबोर्न कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट है। और रूस में युद्ध के दौरान, खासतौर से न्यूक्लियर युद्ध की अगर शंका होती है, तो क्रेमलिन के उच्च अधिकारी या राष्ट्रपति पुतिन भी इस पर युद्ध के दौरान सवार रहते हैं। इस विमान में हर वो सुविधा है जिससे कि दुश्मन के द्वारा लॉन्च की गई कोई भी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को भ्रमित किया जा सके, जैम किया जा सके। इस विमान को शूट डाउन करना इसलिए भी मुश्किल है कि ये जहां जहां से उड़ता है वहां वहां से रशिया की पूरी एयर डिफेंस कमांड जो है जमीन पर और अंतरिक्ष पर निगाह रखना शुरू कर देती है। अब इस जहाज में खास बात क्या है कि इसकी जो कम्युनिकेशन लिंक है, जो कमांडर, समझिए पुतिन या क्रेमलिन के कोई सीनियर जनरल अगर इसमें बैठे हैं, तो जो इसका कम्युनिकेशन लिंक है ग्राउंड कमांडर्स के साथ, वो पूरी तरह से सिक्योर है। यानी अमेरिका या इजराइल उसको भेज नहीं सकता, ट्रैक नहीं कर सकता, सुन नहीं सकता। लेकिन इसके बाद, इतनी बात कहने के बाद ये कहूंगा कि अभी तक रूस खुलकर ईरान को आर्म्स अम्यूनिशन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ईरान की आसमान में अभी भी US एयरफोर्स और इजरायली एयरफोर्स का दबदबा है जी। और रूस ने कुछ कोशिश की थी कैस्पियन सी से कुछ सामान, युद्धक सामग्री ईरान को भेजने की, लेकिन रास्ते में ही वो CIA के एजेंट्स ने इंटरसेप्ट कर लिया कैस्पियन सी में जी। ठीक है डॉक्टर गुप्ता, अब ये जो वक्त अभी चल रहा है, हमने युद्ध देखा, उसके बाद अब ये 60 दिनों की बातचीत चल रही है। इसके अलावा वेस्ट एशिया में हम देख रहे हैं कैसे ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं। इन सब के बीच ये जो रशिया ने मदद भेजी है ईरान को, इसकी टाइमिंग का सिग्निफिकेंस आपको क्या नजर आता है? क्या इसके जरिए मॉस्को कोई संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को? नमस्कार मोनिका जी, आप सभी लोगों को। देखिए, इस समय कंडीशन रसिया की ऐसी है कि रसिया कभी भी खुल के सपोर्ट नहीं कर पाएगा, चाहे मॉनेटरीली या चाहे स्ट्रेटेजिकली।
ये जो इसने क्रेमलिन को भेजा है, क्रेमलिन हेडक्वार्टर भी इस जहाज को बोलते हैं, अगर भेजता है तो इसमें ज्यादातर ये एज ए हेडक्वार्टर काम करता है, और केवल 1 घंटे ही तेहरान में रुका है, उसके बाद बीजिंग चला गया है, बीजिंग से फिर वो रसिया चला गया है। तो एक प्रकार से एक सिंबॉलिक स्ट्रेटेजिक सपोर्ट करने की इन्होंने कोशिश की है कि देखो हम लोग सपोर्ट ईरान को सिंबॉलिकली कर रहे हैं, लेकिन रसिया की हालत ऐसी नहीं है, क्योंकि वो नाटो से लड़ रहा है। इनफैक्ट वो यूक्रेन से नहीं लड़ रहा है, वो नाटो से लड़ रहा है और मजबूत स्थिति में भी है। और उसके साथ साथ उसकी जो अभी इंटरनेशनल एरेना में उसके जो इकोनॉमिक फ्रंट्स हैं वो खुले हैं। बहुत शुरू में सब बैन कर दिया गया था अमेरिका के द्वारा, जो उनके मतलब उनके जो शॉप्स होते थे वो भी नई दुनिया में खुल सकते थे, लेकिन अब वो चीजें बंद हो गई, अब खुल गई हैं, तो उसकी इकोनॉमी खुल गई है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका इंटरनली रसिया को सपोर्ट करता है, सो दैट रसिया की इकोनॉमी कहीं ना कहीं बनी रहे, सो दैट वो चाइना को रिप्लेस कर सके या उसके लिए डर पैदा कर सके। तो एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री है ट्रंप में और पुतिन में, और वो चीज, लेकिन क्योंकि इंटरफेस ईरान है, ईरान में चूंकि अमेरिका दबदबा चाहता है, इसलिए नहीं चाहेगा अमेरिका और रसिया और चाइना कि वहां पे अमेरिकन दबदबा आए, तो इसलिए वो सिंबॉलिक सपोर्ट करते रहेंगे। इसका आपने देख लिया होगा, अभी जब इनका श्रद्धांजलि सभा इकट्ठा हुई थी, उसमें चाइना कन्फ्रंटेशन से बचने के लिए मतलब अपने जो सत्ता में पार्टी है उसका एक नेता भी नहीं भेजा, और उसके साथ साथ उसने एक भी ऐसा कोई ब्यूरोक्रेटिक प्रतिनिधिमंडल नहीं भेजा, एक पॉलिटिकल पार्टी का नेता भेजा जो कि अपोजिशन में है या मतलब उसका कोई वैल्यू नहीं है, ताकि वो कन्फ्रोंटेशन अमेरिका से ना रखे, क्योंकि ये राष्ट्र जो ऐसे हैं जो कि अमेरिका को लॉन्ग टर्म में टक्कर देने वाले हैं 20 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बाद। तो अगर इन सब चीजों में इन्वॉल्व होंगे तो कहीं ना कहीं अपने टारगेट साइड हो जाएंगे। और रही बात जो यमन में है, मुझे लगता है अमेरिका बड़ा सफल हुआ है अगर वो इंसाइट कर पाता है सऊदी अरबिया को कि अटैक करो वहां पे हाउदीज पर, तो एक फ्रंट और ईरान के लिए खुल जाएगा जो मुश्किल होगा, क्योंकि फाइनेंशियल और स्ट्रेटेजिकल दोनों सपोर्ट ईरान हाउदीज को ईरान देता है। तो ईरान तो अपने को ही संभाल ले फ्रंट पे, तो हाउदीज को कहां से देगा, वो हिजबुल्लाह कहां से देगा? तो बड़ा हमारे साथ कमांडर डॉक्टर का। भूषण दीवान रिटायर्ड भी जुड़ चुके हैं। भूषण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी है। अब ये जो खबर निकलकर सामने आई है कि रशिया सपोर्ट कर रहा है, इस पर डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि सिंबॉलिक सपोर्ट है ये, इससे ये नहीं कह सकते कि खुलकर रशिया जो है वो ईरान को सपोर्ट कर रहा है। आपका एनालिसिस क्या कहता है? ये सिंबॉलिक सपोर्ट भी अगर है तो ये इस मौके पर क्यों, इसके क्या मायने हैं? रशिया क्या बताना चाहता है? क्या वो सिर्फ ये समर्थन ईरान को जता रहा है, या फिर ईरान को दिए समर्थन के जरिए वो मैसेज अमेरिका को भी कन्वे कर रहा है? धन्यवाद मोनिका जी, ये दोनों चीज कर रहा है और ईरान को सपोर्ट शुरू से कर रहा है, अभी से नहीं है ये। दीवान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट तो नहीं कर लिया जी? हाँ ठीक है, सॉरी। तो रशिया जो है ईरान को जितनी उसकी क्षमता है, मैं डॉक्टर गुप्ता की बात से इत्तेफाक रखता हूं, उसकी क्षमता बहुत ज्यादा नहीं है। शाहिद ड्रोन और कई सारे चीजें तो रशिया ने यूक्रेन से लड़ने के लिए ईरान से ही ली है, पर उसके बावजूद रशिया जो है काफी भारी मात्रा में ईरान को इंटेलिजेंस दे रहा है, जिसके चलते जो अमेरिका और इजराइल का अटैक रहा ईरान पे वो इतना सक्सेसफुल नहीं रहा है जो उसके इंस्टॉलेशंस को डिस्ट्रॉय करने का था। तो वो आप कह रही हैं ईरान को सपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका को दिखा रहा है कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, दोनों चीज सही है। उनकी कैपेसिटी रशिया की बहुत ज्यादा नहीं है, मैं डॉक्टर गुप्ता की बात से इत्तेफाक रखता हूं, तो जितनी भी है वो सैटेलाइट इंटेलिजेंस से उनको सपोर्ट काफी मात्रा में कर रहा है। रशिया चुप नहीं बैठ सकता, जितना करना चाहेगा करेगा। और चीन भी, मैं बता दूं आपको, चीन भी अंदर खाने सपोर्ट कर रहा है। रशिया की अपनी प्रॉब्लम्स हैं, सर सपोर्ट कर रहा है डे वन से, ये हम बखूबी जानते हैं, हमें केमिस्ट्री पता है ईरान और रशिया की। लेकिन ये जो टाइमिंग है जिसमें बैकड्रॉप पे बातचीत चल रही है, इस दौरान अगर रशिया ये स्टेप ले रहा है तो इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या होगी, ये हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी सिंपल है, जब बात एस्केलेट हो रही है, 60 दिन में से 25 दिन तो हो ही गए हैं, उसके बाद भी आप अमेरिका एस्केलेट कर रहा है, युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, तो रूस तो चुप बैठेगा नहीं। स्ट्रेटजी वही है, नहीं तो ईरान को वो पूरी तरह तबाह करने की तैयारी में दोबारा अमेरिका और इजराइल पड़ जाएं, तो ये रशिया होने नहीं देगा। और यही मैसेज है। और चीन भी यही अंदर खाने कर रहा है। हालांकि
चीन का जो योगदान है, आपने पूछा नहीं, मैं बता रहा हूं, चीन का योगदान जो है इस युद्ध को, ये रीजनल युद्ध है, क्षेत्रीय युद्ध है, इसको बड़ा करने में रोकने का काम चीन ही करेगा। कारण क्योंकि यूरोपियन पावर्स भी इसमें आ रही हैं, रशिया भी आ रहा है। कुछ दिनों पहले रशिया के पुतिन को चीन के जी ने कहा है, देखिए जनाब, आप न्यूक्लियर वेपन यूज मत करना। कारण ये है कि न्यूक्लियर वेपन यूज हुए तो जो चाइना का जो ट्रेड है यूरोप से, वो कम हो जाएगा। अभी भी बात आगे बढ़ती है तो बाबल मांडेव बंद हो गया तो चीन को सबसे भारी नुकसान उसके ट्रेड नुकसान पे होगा। तो चीन ही एक ऐसा स्टेबलाइजिंग फोर्स है जो इस चीज को बड़े युद्ध में बदलने में, तब्दील होने में रुकाव लगाएगा। पर अंदर खाने वो ईरान को बखूबी सपोर्ट कर रहा है, रेल मार्ग से। लेकिन अभी पत्ते नहीं खोले हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।